बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जस्टिस काजी फाइज ईसा इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर गए हैं? हर कोई उनके बारे में बात करता है। एक साजिश है जो बार बार उनके खिलाफ रचाई जा रही है, की जा रही है। किसको आखिर जस्टिस काजी फाइज ईसा से खतरा है? क्यों और कौन चाहता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा 2023 तक से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किसी तरह भी फारिग हो जाएं? एक बड़ी साजिश है। एक एक चीज इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। आपको अंदाजा होगा आखिर ये मामला बार बार क्यों होता है। कभी उनकी जायदादों का मामला होता है, कभी उनके फैसले मुतनाजा हो जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अभी जस्टिस जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने एक फैसला दिया और उस फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा का जिक्र किया गया है। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप बाखबर रहें। साथ साथ फेसबुक पे अगर पेज देख रहे हैं, वहां पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मामला यह है कि इसी हफ्ते एक बहुत अहम फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार ने वो फैसला लिखा था। वो फैसला था जो वजीर आजम इमरान खान साहब के हवाले से खबरें आ रही थी कि उन्होंने तकरीबन 50 करोड़ के जो फंड्स हैं वो एक एक एमएनए को इशू किए हैं, जारी किए हैं, या फिर वादा किया है कि वो उन्हें वो फंड्स देंगे। और ये सारा मामला हो रहा था सेनेट के इंतखाबात के तनाजुर में कि एमएनएज और एमपीएस को अपने हाथ में रखा जाए कि वो किसी और पार्टी को वोट ना दें। जब ये फैसला, ये जो मामला था, ये खबर थी, नजर पड़ी इसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की, तो उन्होंने इस पर एक नोटिस लिया और उन्होंने ये मामला भेज दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जस्टिस गुलजार को, कि वो बेंच बनाए और इसका कोई फैसला करें। तो 5 रुकनी एक बेंच बना। उस 5 रुकनी बेंच ने हुकूमत पाकिस्तान से, वजीर आजम पाकिस्तान से, वजारत खजाना से जवाब मांगा कि जी बताइए इस हवाले से हकाइक क्या है। वजारत खजाना ने एक जवाब दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उस जवाब में वजीर आजम इमरान खान साहब के दस्तखत भी थे और इन दस्तखतों से बताया गया कि इस तरह की कोई बात नहीं है और इस तरह के फंड्स जारी नहीं किए गए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसा शॉर्ट सुनाने वाला हूं, एक एमपीए की वो बात सुनाने वाला हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि वजीर आजम इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गलत बयानी की। जी हां, वो मैं आपको शॉर्ट सुनाऊंगा। वो एमपीए आपको मुंह से बताएगा कि उन्हें 3 अरब के फंड्स जारी किए गए। आपने वीडियो आखिर तक देखनी है। लेकिन यहां पे अहम बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा न सिर्फ इस हुकूमत के आंखों में खटकते हैं, इस हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, साथ साथ वो मुक्तदर हल्के जो हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किलात पैदा करते हैं। मुख्तलिफ उनके जो फैसले हैं बड़े दबंग फैसले होते हैं, हार्ड हिटिंग फैसले होते हैं। चाहे वो कोयटा में धमाकों का मामला हो, जब वहां पर कचेरी में धमाका हुआ था उसका एक फैसला आया था, चाहे वो फैजाबाद का कोई धरने का फैसला हो, ये वो फैसले होते हैं जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुख्तदर इदारों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। तो इमरान खान साहब के लिए भी वो मुश्किलात पैदा करते हैं और मुख्तदर इदारों के लिए भी वो मुश्किलात पैदा करते हैं, इसलिए पसंद नहीं करते जस्टिस काजी फाइज ईसा को कि वो वहां रहे। लेकिन यहां पे अहम बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा कोई आम जज नहीं है। वो अगले जो उमरता बंदियाल आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे वो होंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा। और 2023 के जो इंतखाबात है वो बहुत मुमकिन है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के जज हों और 2023 के इंतखाबात हों। 2022-23 में बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं, इसलिए भी जस्टिस काजी फाइज ईसा खटकते हैं उन ताकतवर हलकों को या फिर वजीर आजम इमरान खान को कि उनको वहां नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी एफबीआर का मामला होता है, उनकी जायदादों का मामला होता है, कभी उनकी जो बेगम है उन्हें बुलाया जाता है कि जी रसीदें दें, कभी इस तरह के मामलात होते हैं कि उनके खिलाफ कोई रेफरेंस दायर करके इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आते हैं। अब जो जस्टिस गुलजार ने फैसला लिखा, उस फैसले में उन्होंने ये बताया कि जो जज है जस्टिस काजी फाइज ईसा, वो कोई भी अगर इमरान खान साहब का केस होगा उसकी समाअत नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनका एक केस चल रहा है इमरान खान वर्सेस जस्टिस काजी फाइज ईसा का, लिहाजा वो एक पार्टी है। लेकिन यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये केस भिजवाया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने जब 5 रुकनी बेंच बनाया तो उस बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा को क्यों शामिल किया गया? जब चीफ जस्टिस को मालूम था कि उनका केस चल रहा है इमरान खान साहब के साथ,
तो क्यों उन्हें उस बेंच में शामिल किया गया, 5 रुकनी बेंच में। एक और सवाल, जो अहम सवाल है सामने आ रहा है, वो ये है कि अब जस्टिस काजी फैज ईसा ने खत जारी किया है जो कि उन्होंने रजिस्ट्रार को लिखा था। उस खत में उन्होंने लिखा है कि जब ये 5 रुकनी बेंच का फैसला आया इमरान खान के हवाले से और जो फंड के हवाले से, तो वो फैसला पहले उन्हें नहीं भेजा गया, यानी उस फैसले को जारी करने से पहले जो उस बेंच के रुकन थे जस्टिस काजी फैज ईसा, उन्हें वो फैसला नहीं दिखाया गया, उनके उसमें दस्तखत नहीं लिए गए या फिर उनका इख्तलाफी नोट उसमें शामिल नहीं किया गया। ये भी एक बड़ी अनोखी रिवायत बनी है पाकिस्तान में। आज से पहले इस तरह कभी मामला नहीं हुआ कि जज को ना दिखाया गया हो फैसला और फैसला जारी कर दिया गया हो। तो जस्टिस काजी फैज ईसा जो अगले उमरता बंदियाल हैं, क्योंकि जस्टिस गुलजार जो हैं वो फरवरी 2022 में रिटायर हो जाएंगे, फिर जस्टिस उमरता बंदियाल होंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, वो तकरीबन सितंबर 2023 में वो रिटायर हो जाएंगे उमरता बंदियाल जस्टिस, और फिर सितंबर 2023 में जस्टिस काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे और वो अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। तो ये 2023 जो है वो बहुत खटक रहा है, वो बहुत तकलीफ दे रहा है कि अगर ये हुकूमत 2023 तक चलती है तो फिर चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस काजी फैज ईसा। लेकिन एक और अहम बात यह है जो इमरान खान साहब के एमपीए ने की है, वो इसी केस के हवाले से की खुर्रम शेर जमान ने, और उन्होंने बताया कि बाकायदा इमरान खान साहब ने फंड्स जारी किए हैं। जी हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जी वजारत खजाना कह रही है और इमरान खान साहब कह रहे हैं फंड्स जारी नहीं हुए हैं, तो खुर्रम शेर जमान ने क्या कहा, ये शॉर्ट सुनिए। पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कराची शहर के लिए इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो हैं वो एमएनएस के लिए, एमपीएस के लिए फंड जो हैं वो रिलीज हो चुके हैं। 3 अरब 40 करोड़ रुपए जो हैं वो रिलीज हो चुके हैं। वजीर आजम के ये टाइगर खुर्रम शेर जमान, जिनका ताल्लुक सिंध असेंबली से है, उन्होंने तो वजीर आजम इमरान खान का बांडा फोड़ दिया है कि किस तरह ये फंड्स उन्हें जारी किए गए। लेकिन इमरान खान साहब ये प्ली लेते रहे, ये बात करते रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इस तरह के फंड्स जारी नहीं किए जाते एमएनए और एमपीएस को। लेकिन यहाँ के सिंध के बहुत सारे एमपीएस हैं जिन्हें फंड्स जारी किए गए और ना सिर्फ उसका ऑडिट नहीं हुआ बल्कि जो कराची और सिंध के हालात हैं वो भी आप आके देख सकते हैं कि वहां पे भी कोई तरक्याती काम होता हुआ नजर नहीं आता। 3 अरब रुपए कहां लगे इसका भी नहीं मालूम कि ये कहां पे खर्च हुए हैं। यहां पर एक और अहम बात यह है, ये तो हो गया इमरान खान साहब का एक झूठ जो कि मैंने सबूत के साथ आपके सामने रख दिया, इसमें कोई दोगलापन नहीं है, दो राय नहीं है, मैंने वो एमपीए जो बात कर रहे हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। एक और अहम बात जो है, इमरान खान साहब क्योंकि इन पर अब सर्टिफाइड सादिक और अमीन है, जो जस्टिस साकिब निसार होते थे उन्होंने इन्हें सर्टिफिकेशन दी हुई है। लेकिन एक और जो इमरान खान साहब ने झूठ बोला, गलत बयानी की, वो थी सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। पहले तो इमरान खान साहब की कोशिश थी कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से हों, उसमें उन्हें नाकामी हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो फैसला होना है, पीर को उसकी समाअत होनी है और बहुत मुमकिन है कि सेनेट इंतखाबात जब होने वाले हों तो उसका फैसला आए या फिर कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद यह फैसला आए कि वो ओपन बैलेट होनी है कि नहीं होनी। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है काजी फैज ईसा वाले मामले, फंड वाले मामले में, तो तवक्को की जा रही है कि शायद ओपन बैलेट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का कोई अनहोनी फैसला है जो कि आज तक नहीं हुआ। मुमकिन है इसके, हो सकता है ना आए, लेकिन इम्कानात हैं इसके। लेकिन यहाँ पे अहम बात यह है कि इमरान खान साहब ये कह रहे थे और बता रहे थे कौम को कि किस तरह सेनेट में खुली सेल लगती है, बाकायदा बकरे बिकते हैं, लोग सेनेटर्स बिकते हैं, एमएनए एमपीए बिकते हैं, करोड़ों में उनकी बोलियां लगती हैं। और इमरान खान साहब ने तो यहां तक कहा था कि बलूचिस्तान में तकरीबन 50 से 70 करोड़ की बोली लग रही है। अब जो ये बेनकाब हुई है तहरीक इंसाफ और ये एक्सपोज हुई है वो इस तरह हुई है कि इन्हीं के जो वहां के मकामी लीडर्स थे वो इमरान खान साहब को बता रहे थे कि भाई यहां पे 50 से 70 करोड़ की बोली लग रही है, और वो बोली लगा रहा है अब्दुल कादिर, जिसको बाद में वो जो सेनेट का टिकट दिया तहरीक इंसाफ ने। और जब शोर हुआ, बात हुई मीडिया पे, जो वहां की मकामी लीडरशिप थी बलूचिस्तान की उसने शोर किया, फिर वजीर आजम को पता चला कि भाई ये तो गलत टिकट दे दिया है, ये तो उसी शख्स को दे दिया है जो 70 और 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था। यानी कि तहरीक इंसाफ का मामला आप देखिए कि उसी शख्स को टिकट दे दिया जो 50 से 70 करोड़ लगा रहा था। वजीर आजम मीडिया को बता रहे थे कि वहां पे जो है वो इस तरह का मामला हो रहा है, और जब टिकट जारी हुआ सेनेटर्स के नाम सामने आए तो उसी शख्स का उसमें नाम भी था। एक और दिलचस्प बात ये थी इस पूरे मामले में कि ये जो अब्दुल कादिर साहब हैं, दूर दूर तक इनका तहरीक इंसाफ में
कोई शमूलियत नहीं थी, कोई राब्ता नहीं था, कोई इनका वहां पर एज अ मेंबरशिप नहीं थी। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सेनेट टिकट मिलने से एक दिन पहले इन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। तो आप अंदाजा लगाइए कितने ये खुशकिस्मत है कि पहले दिन उन्होंने ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ को और अगले दिन उन्हें सेनेट का टिकट भी मिल गया, दे दिया गया। अब जब ये टिकट मीडिया के और मकामी जो लीडरशिप है उसके शोर करने पे वापस लिया गया है, तो शहबाज गिल साहब कहते हैं कि मीडिया इसकी तारीफ करे, इस पर बात करे कि देखें हमारी पार्टी में कितनी जमहूरियत है। ये तारीफ से पहले तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये 70 और 50 करोड़ रुपए ये शख्स दे किसको रहा था। जिस तरह वो वीडियो सामने ये लेकर आए थे, लीक की थी, बाकायदा प्लांट की थी, और उसमें ये जाहिर करने की कोशिश की गई थी कि जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, वो सेनेट बाकायदा जो मेंबरान थे वो बिक रहे थे और इन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लिया था, लेकिन वो भी इनके गले पड़ गया था, वो उलट हो गई थी। और ये वाला मामला, अब्दुल कादिर वाला मामला भी उलट हो गया कि उसी सेनेटर को टिकट दे दिया जो पैसे लगा रहा था, वोट खरीद रहा था, एमपीएस को खरीद रहा था, और फिर इमरान खान साहब को मालूम हुआ तो उनसे ये टिकट वापस ले लिया गया और किसी और को दे दिया गया। तो तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं बाकायदा अब वो उसका दिफा कर रहे हैं, लेकिन इसका दिफा बनता नहीं है क्योंकि ये तहरीक इंसाफ सेनेट इंतखाबात में भी एक्सपोज हुई है और ये जो दूसरा काजी फाइज ईसा वाला केस है इसमें भी बुरी तरह एक्सपोज हुई है, बेनकाब हुई है, और इसके सबूत सामने आ गए हैं कि किस तरह ये बेवकूफ़ बना रहे थे लोगों को और गुमराह कर रहे थे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनके एमएनए और एमपीए इनके साथ नहीं है, वो इनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह के लोगों को टिकट दिया गया है तो ये एमएनए और एमपीए तो जानते भी नहीं है। जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब को जो वज़ीर आला बनाने से पहले इमरान खान साहब नहीं जानते थे, उसी तरह ये जो ऐन से अब्दुल कादिर साहब हैं, ऐन से उस्मान बुज़दार साहब, ऐन से इमरान खान, ऐन से अब्दुल कादिर, तो अब्दुल कादिर साहब को भी ये नहीं जानते थे, नहीं मालूम था इन्हें कि इनकी क्या प्रोफाइल है, कब से ये तहरीक इंसाफ में है या नहीं है। बाकायदा वो बोर्ड बना था असद कैसर साहब का और परवेज़ खटक साहब और दूसरे रहनुमा थे, उन्होंने फैसला किया कि वो इन्हें अब्दुल कादिर साहब को टिकट देंगे, क्योंकि अब्दुल कादिर साहब के बकौल वो तहरीक इंसाफ पर माल लगाते रहे थे, खर्चा करते रहे थे, वो एक बिजनेसमैन है, वो इन्वेस्ट करते रहे थे पिछले 10-12 साल से, तो उनका अब रिटर्न का मौका था जो कि उन्होंने गंवा दिया या फिर वो इसमें कामयाब नहीं हुए। इस हवाले से आपकी क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप बाखबर रहें। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।